हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं के राहुल, आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेंटोर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी 2023 के लिए। तो कमर कस के हो जाइए तैयार और हम शुरू करते हैं अपना आगे का सफ़र। तो पहला सवाल जो आप लोगों के सामने है वो है कि लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग। एक समय था जब समाज में कुष्ठ रोग को कुष्ठ रोगियों को जो है वो हीनता की दृष्टि से देखी जाती थी। थोड़ा सा बीमारी ऐसा होता है, हाथ और पैरों की उंगलियां गलने लगती हैं। तो लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय किससे होता है? क्या ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या रिट्रोवायरस? रिट्रोवायरस एक्चुअली वो वायरस कहलाता है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल वो हमारा आरएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल अगर आरएनए है तो उसको हम रिट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। तो ये किससे होता है? तो बिल्कुल सही, ये हमारा होता है बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इससे हमारा ये कुष्ठ रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी रचना है जो स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? नहीं है, ये ध्यान देंगे। फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल होता है भाई, सर्विक्स ये भी होता है, वेजाइना ये भी होता है, यूरेथ्रा जो है ये हमारा कह लो कि यूरिनरी सिस्टम का है, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, ना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी इससे यूरिन बाहर निकलता है। तो वी कैन से कि हाँ, सही आंसर हमारा इसमें होगा यूरेथ्रा, यानी मूत्र मार्ग, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर यही बात करें हम मेल्स के लिए, है ना, मेल के लिए अगर हम ये बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होता, क्योंकि मेल में जो यूरिन निकलता है और सीमन निकलता है, दोनों का एक कॉमन पैसेज है, अलग अलग नहीं है। बट फीमेल्स के केस में ये अलग अलग है ना। तो यूरिन का पैसेज अलग है और ओवम का या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैसेज ये अलग अलग होता है। बहुत बढ़िया जी। अगला सवाल, तो अगला सवाल हमारा क्या है कि इन विच फॉर्म, है ना, इन व्हाट फॉर्म the energy derived from the food that we eat is stored in our body? तो देखो, हम जो खाना खाते हैं एनर्जी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एनर्जी। तो एनर्जी हमारे शरीर में मेनली कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब इसका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो इसके डाइजेशन के बाद हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब क्या होता है कि इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जो एक्सेस ग्लूकोज होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजेन में, और इसको कन्वर्ट करने में जो हेल्प करता है वो है इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन जो है ये इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रिजर्व कर लेता है बॉडी में, और जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस ग्लाइकोजन का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में, और ये करता है ग्लूकागॉन। तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, फिर इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन से, और हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के रूप में। तो सही आंसर क्या हो गया? ग्लाइकोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट मॉलिक्यूल फॉर ड्रग फंक्शन इन द बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में औषध के कार्य के लिए एक लक्षित अणु नहीं है, टारगेट मॉलिक्यूल नहीं है? तो देखो, जब भी हम कोई दवा खाते हैं, है ना, टैबलेट जैसे मान लो ये टैबलेट मैंने बनाया है, पता नहीं कितना टैबलेट के जैसा लग रहा है। टैबलेट को जब हम खाते हैं तो ये डायरेक्ट जाकर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर वर्क नहीं करता है। ये क्या करता है? ये हमारा ड्रग है, D फॉर ड्रग। ये हमारे बॉडी के कार्बोहाइड्रेट से,
या फिर प्रोटीन से या फिर लिपिड से, इन सब के साथ मिलता है तो यही टारगेट ऑर्गन कहलाते हैं। फिर ये काम करता है माइक्रोब्स के ऊपर जो हमें बीमारी हमारे शरीर में पैदा कर रहे हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सभी हमारे जो हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स के तौर पे होते हैं, लेकिन ये विटामिन्स हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के तौर पर नहीं होते हैं। तो सही आंसर इस सवाल का है विटामिन्स। तो ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। अगला सवाल जो हमारे सामने है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट कॉन्फॉर्म टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जिसे दिया था किसने, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। 1908 में दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और जिसके अंदर ये कहा था, क्या कहा था कि सपोज ये करो कि आप दो एलिमेंट ले लो, जैसे हमने यहाँ ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कहता है इस दो एलिमेंट की मदद से आप दो कंपाउंड बनाओ। चलो एक कंपाउंड हमने बना दिया H2O और दूसरा कंपाउंड हमने बना लिया H2O2। अब कहता है इनमें इन सभी के मास का रेशियो निकालो। तो यहाँ हाइड्रोजन के मास का रेशियो है 2, मतलब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 2:16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो ये हो गया। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये 2:32 है। अब यहाँ एक चीज़ और खासियत बताई इसने कि इसमें क्या होगा कि एक के मास को आपको फिक्स्ड रखना है ना, और दूसरे का मास हमारा वेरी कर रहा होगा, यानी कि बदल रहा होगा, तो ये वेरिएबल होगा। तो जो वेरिएबल मास का आप रेशियो निकालो तो ये आएगा क्या, तो इसके लिए इसने कहा एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, है ना। जैसे ये 2.5, 2.3 ऐसा नहीं होगा, यहाँ 1 है तो 1 होगा, ये 1.3 ऐसा नहीं होगा। तो एक होल नंबर रेशियो में ऐसा इसने कहा कि ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरह से, यानी कि अब ये समझ लीजिए कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको दो ही एलिमेंट की मदद से दो अलग अलग कंपाउंड बनाने हैं, तो क्या यहाँ पर होगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग एलिमेंट आ गया, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है और एक बेरियम है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट कॉन्फॉर्म टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। यहां पर भी देखें तो कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, फिर सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ फॉस्फेट है, कैल्शियम के साथ फॉस्फेट है, और यहाँ NaCl है और AgCl है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट फिर काम नहीं कर पाएगा, हमें दूसरे किसी कॉन्सेप्ट से देखना पड़ेगा कि NaCl, BaCl2 और Ca। तो यहाँ पर फिर एक ही चीज़ दिख रही है, वो ये कि NaCl और AgCl ये हमारा नहीं करेगा मल्टीपल प्रोपोर्शन को। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 1:1 का रेशियो है एटम वाइज, और यहाँ पर भी 1:1 का रेशियो है, जबकि यहाँ पर देखें तो 1:1, ये 1:2 का रेशियो है, ये 1:1, ये 2:1 का रेशियो है, यहाँ पर 3:1 और ये 3:2 का रेशियो है, लेकिन ये हमारा दोनों 1:1 का रेशियो है, तो कोई मल्टीप्लिसिटी यहाँ नहीं हुई, इसलिए ये हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए जी, अगला सवाल, पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स स्टोर्स फूड। तो जाइलम टिश्यू यानी जाइलम उत्तक जो क्या करता है, कैरी वाटर, है ना, ये जल का संवहन करता है। तो ऐसे याद रखते हैं जाइलम और जल, तो ये जल का संवहन करता है पौधों में। और ये कैसे करता है, तो ये पौधों में जो जल का संवहन करता है ये नीचे से ऊपर की तरफ करता है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब होता है जड़ों में, रूट्स में, तो ऊपर की तरफ लेके जाता है। यूनिडायरेक्शनल हम कह सकते हैं कि सिंगल डायरेक्शन में लेके जाता है। अब ये जाइलम जो है ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी एक जटिल उत्तक है। जटिल उत्तक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कई अलग अलग तरह के मिलने से बना होता है, और यही ये चारों हैं जो अलग अलग
से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें आपको बता दूं कि जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा बेसिकली ये कहलाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना। परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, एक सिंपल टिश्यू, दूसरा यही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसको ऐसे मान लो। तो सिंपल और इधर ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स, ये परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट। तो पहला पार्ट जो सिंपल परमानेंट है उसके अंदर पैरेन्काइमा आता है, कॉलेनकाइमा आता है और स्क्लेरेन्काइमा आता है। स्क्लेरेन्काइमा का ही एक पार्ट होता है फाइबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें मालूम है ये पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज का काम करता है, और फाइबर जो है ये डेड होता है, ये मृत है अकेला, बाकी जो वेसल्स है जीवित है, पैरेन्काइमा जीवित है, ट्रैकिड्स जीवित है, सिर्फ फाइबर हमारा जो है ये डेड है। एंड ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी जैसे कह लो ये पानी कैरी करने वाला एक ट्यूब है जिसको खड़ा रखना है प्लांट में नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये क्या करता है, इसको एक तरह से ये हैंग करके रखता है कि भाई तू ये गिर ना जा। जैसे मान लो आप घर की दीवार पर एक प्लास्टिक की पाइप लगा दो, और अगर उसको क्लिप से आप नहीं सपोर्ट दो तो जैसे ही छोड़ोगे प्लास्टिक का पाइप नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे कि घर के बाहर से कभी अगर पाइप लगानी पड़ती है, चाहे वो प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, जो भी हो, सॉफ्ट प्लास्टिक की हो, हार्ड प्लास्टिक की हो, सपोर्ट के लिए एक हुक जैसा कील उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो ऐसा ही फाइबर का काम करता है। पैरेन्काइमा है जो फूड स्टोर का काम करता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जाइलम पैरेन्काइमा। अगला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है कि इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस हमारा क्या होता है, रिलीज होता है, निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है भाई, तो ऑक्सीजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन मीथेन नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेता है, ऑक्सीजन देता है। इस तरह से हम ये कहते हैं कि हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हम अपने वायुमंडल को साफ होता हुआ देखते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इसलिए हमारे पास ग्रीनरी होना, यानी कि पेड़ पौधों का होना, छोटा मोटा पार्क या जंगल का होना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, अब ज़रा देखते हैं अ डीप सी डाइवर, एक ऐसा जो समुद्र की काफ़ी गहराइयों में गोता लगाता है। जैसे टाइटैनिक वगैरह डूब गए तो वो काफ़ी गहराई में डूबे, तो उसको ढूंढने के लिए जो लोग जाते हैं तो उसको डीप सी डाइवर कह सकते हैं। कहता है मे हर्ट हिज ईयर ड्रम ड्यूरिंग डाइविंग, तो कहता है गोता लगाते समय काफ़ी गहराई में जब गोताखोर जाते हैं तो उसके कान का पर्दा जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। ये पूछ रहा है इसका रीज़न क्या होगा, कान का पर्दा कैसे क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है, तो कान का पर्दा जो होता है वो बहुत ही कह सकते हो कमज़ोर या फिर नरम पर्दा होता है, जिस पर थोड़ा सा भी ज़्यादा दबाव पड़ा तो वो फट जाएगा। और कान का पर्दा कुछ कुछ वैसा ही, अगर आप लोगों ने जो वो स्पीकर होता है, अगर स्पीकर देखा हो जिससे और आवाज़ आती रहती है ना, ऐसा एक गोल सा और पीछे ऐसा मैग्नेट सा लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काले रंग का एक पर्दा ज़्यादातर लगा हुआ होता है इस स्पीकर में, है ना। तो इस काले रंग का पर्दा लगा होता है, अगर ये पर्दा फट जाए तो स्पीकर से आवाज़ नहीं आती है। वैसा ही अगर ये कान का पर्दा फट जाए तो हम सुन नहीं पाएंगे, यानी हमारे अंदर आवाज़ नहीं आ पाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पतली झिल्ली जैसी रचना होती है ये कान का पर्दा, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए कहा जाता है कि कान में कोई भी चीज़ ना डालें, खासकर छोटे ऐसे बच्चों को, क्योंकि उनको इस सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, तो वो कान में कोई सीख या कुछ ऐसा डाल लिया और अगर वो पर्दे तक पहुँच गया और पर्दा फट गया तो आजीवन वो बहरा हो जाएगा एक कान से। अगर पर्दा बदल गया फिर से ऑपरेशन करवा के तो फिर सुनने लगेगा। तो बताइए क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो भाई वो तो डीप सी डाइवर यानी ये गहराई में जाने वाले गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते ही हैं, इसलिए ऑक्सीजन की कमी तो है नहीं। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो देखो एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, अब गोताखोर तो पानी मंडल में है, जल मंडल में कह लो, है ना। तो एटमॉस्फेयर तो है नहीं कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वहां पर तो हाइड्रोस्फेयर है ना। क्या है वहां पर, हाइड्रोस्फेयर, जल मंडल है।
तो इसलिए जो प्रेशर होगा वो वाटर का होगा। जब देखो ये नहीं हो रहा तो ऑल ऑफ द वो अपने आप कट गया, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है और उस प्रेशर से कान के पर्दे पर असर पड़ सकता है, इसलिए वो सेफ्टी लेकर जाते हैं। अगला सवाल है आपका कि मलेरिया पैरासाइट क्या है। तो देखिए मलेरिया ये जो फैलता है जिस कॉजल ऑर्गेनिज्म से, उसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, और उसका एक मेंबर है, प्रोटोजोआ का एक मेंबर है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम के साथ आप चाहे वाइवेक्स लगा दो, प्लाज्मोडियम मैलेरी लगा दो या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम लगा दो, ये इसके स्पेसीज हैं अलग अलग। इन सभी से हमारा बीमारी जो होता है मलेरिया होता है, और फैलाने के लिए जो इसका वेक्टर है जो इसको लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या है, तो वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्विटो, है ना। तो मादा एनोफिलिस मॉस्क्विटो जो है वो प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम है उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है। इस तरह से हमें ये मलेरिया फैलती हुई दिखती है, लेकिन ये होता है एक प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ जिसका सदस्य अमीबा भी है, पैरामीशियम, लेकिन वो बीमारी कॉज नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो अभी अगला सवाल हमारा जो आ रहा है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट showing the properties of life such as capacity for metabolism, response to the environment, growth and reproduction। यानी सबसे छोटी इकाई जिसमें मेटाबॉलिज्म भी हो रहा हो, ग्रोथ भी, रिप्रोडक्शन भी, यानी उसमें चयापचय की प्रक्रिया भी हो रही है, वृद्धि हो रही है, जनन हो रही है, और पर्यावरण के प्रति उसमें रेस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। यानी अगर ठंडा है तो वो उसको महसूस कर रहा होगा, गर्म है तो महसूस कर रहा होगा। तो आपको मालूम है जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल्ड हैं, जैसे ये हम कह लें, है ना, ये क्या हो गया, अमीबा, ठीक है, ये हो गया हमारा पैरामीशियम। तो ये सभी क्या हैं, ये सिंगल सेल्ड हैं। ये क्या है, सिंगल सेल्ड, एक ही कोशिका के बने हुए हैं। तो ये लेकिन जीव भी है, तो कह सकते हैं कि हाँ एक सिंगल सेल का बना हुआ। तो एक सिंगल सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोशीय जीव, वो पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव भी होंगे, रेस्पॉन्स दिखाएंगे, उनमें चयापचय उपापचय की प्रक्रिया भी हो रही होगी, उनमें वृद्धि भी होती है, और वो प्रजनन भी करते हैं। भले प्रजनन का तरीका सेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हो, जो भी हो करेंगे। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो गया, तो सही आंसर इसका है सेल। तो ये है हमारा अगला सवाल जिसमें कह रहा है द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर मेड अप ऑफ। जो सीड्स है फ्लावरिंग प्लांट्स का वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। पुष्पीय पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं, ओवरी एंड ओवरी वॉल, एम्ब्रियो, फूड रिजर्व्स एंड कोट, कॉटिलिडन्स या जाइगोट। देखो अब क्या होता है कि कॉटिलिडन्स की बात करें तो कॉटिलिडन्स के बेस पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स एक ही है, वो है हमारा क्या, एंजियोस्पर्म्स। ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट का कैटेगरी है। बाकी कोई भी प्लांट फ्लावर नहीं करता, लाइक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, दे ऑल आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, अपुष्पीय पादप हैं। अब इनमें बीज जो बनता है, सीड्स जो बनता है तो इसके अंदर एम्ब्रियो होता है, फूड रिजर्व के तौर पे बेसिकली कॉटिलिडन्स होता है। तो कॉटिलिडन्स के बेसिस पर अगर हम एंजियोस्पर्म को बांटें तो इसको हम मोनो और डाइकॉटिलिडन्स में बांट देते हैं। मोनो मतलब एक बीज पत्री, डाइकॉटिलिडन्स मतलब दुई बीज पत्री, है ना। मोनोकॉट्स जैसे गेहूं है, चावल है, उसमें एक ही दाना होता है, और डाइकॉट्स के अंदर जैसे चना है, मटर है, आम का बीज है, इन सबों को अगर आप दबाओगे, थोड़ा सा तोड़ोगे तो दो अंदर उसके पार्ट्स निकलते हैं, दो इक्वल पार्ट में टूट जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है हमारा एम्ब्रियो, फूड रिजर्व्स एंड सीड कोट, है ना। चने का आप देखते हो उसके ऊपर एक कोट लगा रहता है, कुछ में प्रॉपर दिखता है, कुछ में नहीं दिखता है।
बहुत बढ़िया। अगला सवाल अब हमारा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू किल वायरसेस बिकॉज दे, विषाणुओं को मारना कठिन है क्योंकि देखो विषाणु क्या है, ये जब शरीर के बाहर होता है तो मरा हुआ होता है, जब शरीर के अंदर आता है तब एक्टिव होता है, तो इसमें किसी तरह का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना का इसमें अभाव होता है। दूसरी बात करें जैसे कि सेल थ्योरी हमारा एक दिया गया था, सेल थ्योरी, ठीक है, तो ये सेल थ्योरी जो दिया था वो किसने दिया था, तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे स्लाइडेन एंड स्वॉन। तो स्लाइडेन एंड स्वॉन, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था और इस सेल थ्योरी को इम्प्रोवाइज किया था, थोड़ा इम्प्रूव किया था 1855 में, किसने, रुडोल्फ विर्को ने, ठीक है। इन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी जो नए सेल आते हैं वो पुराने ही सेल से डिवाइड होकर आते हैं, यानी कि नई कोशिकाएं जो बनती है वो पुरानी कोशिकाओं से बनती है। तो ये सेल थ्योरी जो है ये भी वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता सॉरी, ठीक है, तो वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि वायरस के अंदर कोई कोशिकीय रचना ही नहीं है, तो इसलिए सेल थ्योरी। तो अगर सवाल मान लो इस तरह से घुमा के पूछा जाए आपसे कि बताओ इनमें से किसमें सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल, कुछ भी ऐसे घुमाकर पूछा जा सकता है, एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो हमारा है वायरसेस यानी कि विषाणु। तो इसमें यहां इसलिए कि सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट इन हैविंग। तो अगर हम बात करें किसकी, फंगस की, तो फंगस में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन का, ठीक है, तो ये काइटिन का बना होता है। अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स की, तो उसमें जो सेल वॉल बना होता है ये सेलुलोज का बना होता है, ओके, तो इस तरह से है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में आपका ग्लाइकोकैलिक्स जो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, तो अलग अलग है। तो यहां पर हमारा क्या, ये काइटिन, तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो गया कि फंगस यानी कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज की, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक, बढ़िया जी। अब अगला सवाल आ रहा है, डेंगू वायरस causes high fever, rashes and reduces the number of particular type of blood cells. Those blood cells are बहुत ही कॉमन। तो देखो ब्लड सेल्स को 4 पार्ट में बांटते हैं। एक आपका हो जाता है प्लाज्मा, जो ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, और 45% के अंदर आ जाता है हमारा RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड आ जाता है प्लेटलेट्स। RBC इसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर कुल 45% हिस्सा बनाता है ब्लड का, और प्लाज्मा अकेला 55% हिस्सा बनाता है। इसमें अब ये जो मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये WBC का पार्ट है, जो कि रोग निरोधी क्षमता पैदा करता है हमारे अंदर। तो फिर सही आंसर प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु। अगला सवाल जो है क्या है, अ हॉर्स एंड अ डोंकी कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस म्यूल, यानी एक घोड़ा और एक गधा जनन द्वारा खच्चर पैदा कर सकते हैं। जो एक इनफर्टाइल एनिमल है ना, अनुर्वर यानी नपुंसक है, यानी म्यूल यानी खच्चर, उसका जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकता है।
वो इनफर्टाइल होता है, नपुंसक होता है। द इनफर्टिलिटी इज बिकॉज हॉर्स एंड डोंकी बिलोंग्स टू डिफरेंट। तो कहता है कि ये जो उसके अंदर नपुंसकता आ रही है, इनफर्टिलिटी आती है, वो किस वजह से आ रही है? क्या इसमें जो घोड़े और गधे लिए गए हैं वो अलग अलग वर्ग के हैं, या अलग अलग क्रम के हैं, ऑर्डर के हैं, या अलग अलग जाति के हैं, या अलग अलग वंश के हैं? किसकी वजह से ऐसी कंडीशन हमें खच्चर में देखने को मिलती है, म्यूल के अंदर ये देखने को मिलता है कि वो इनफर्टाइल हो जाता है, नपुंसक हो जाता है? तो ये हमारा है कि इसका स्पीसीज जो है वो डिफरेंट होता है। सेम स्पीसीज होता तो वो हमारा फर्टाइल होता है। लेकिन म्यूल के अंदर अब क्या होती है, खासियत दोनों की आ जाती है। इसके अंदर घोड़े की भी खासियत है, घोड़े के जैसा ये तेज चल सकता है और गधे के जैसा काफ़ी ज़्यादा वजन उठा सकता है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि वैष्णो देवी में या ऐसी पहाड़ी चढ़ाइयों पर चढ़ने के लिए खच्चर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। वेरी गुड। आरबीसी की बात आ गई, अभी हमने आरबीसी देखा। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स एक ऐसा है, अगर हम बात करें मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स का, मैमल्स के अंदर, तो जो हमारा मैच्योर आरबीसी है इसमें नो न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहने का मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्जी एपरेटस नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं होती हैं। तो ये सारा चीज़ हमें किस में देखने को मिल रहा है? यहाँ नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये नो न्यूक्लियस का जो एक एक्सेप्शन है हमारे सामने, एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है? कैमल, लामा, ये सभी ऐसे जीव हैं जिनमें मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस की उपस्थिति होती है। ठीक है, चलिए जी, अगला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है क्या है? द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज फाउंड इन। तो बैक्टीरिया जो है ये एक प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? इसको अगर लिटरल मीनिंग कहें तो इसमें जो होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक में चारों तरफ कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ये मान लो बैक्टीरिया का है। अब यहां पर ये हमारा डीएनए का इसका रचना है। ठीक है, तो ये हमारा इसका डीएनए, एक जेनेटिक मटेरियल। इसके चारों तरफ जो है ना, ये इसके चारों तरफ इस तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई ऐसी यहां पर झिल्ली नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि यहां पर ये कोई झिल्ली नहीं होती। तो ऐसा अगर होता कि झिल्लियां प्रेजेंट होती इस तरह की झिल्ली, तो वो कहलाता हमारा यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है। और इस तरह का जो ये हमारा जो ये रचना मिलता है डीएनए का, जहां उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, और कहीं कहीं इसके लिए आपको जीनोफोर मिलेगा। एक्चुअली जो इसके न्यूक्लियोइड के अंदर जो ये मटेरियल है वो हमारा जीनोफोर कहलाता है, बट यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो ये कह सकते हैं, चलो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये हमारा होगा न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड, तो ये हमारा सही अंदर होगा अगर न्यूक्लियोइड होगा। चलिए सही है। साइटोप्लाज्म, जब यहाँ न्यूक्लियस नहीं है तो ये पूरा जो इसके अंदर ये एक लिक्विड भरा हुआ है ये हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल कोशिका द्रव में ही प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। तो सही आंसर हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। बहुत ही सुंदर। तो पहला ऑप्शन सही था, न्यूक्लियस होगा, जो गलत है। स्लीपिंग सिकनेस
इज ए पैरासिटिक डिजीज ऑफ ह्यूमंस, और बेसिकली ये जो है ये अफ्रीकन्स के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अफ्रीकन्स के अंदर ये देखने को मिलता है, ये बीमारी वहाँ पर ज़्यादा फेमस है। और इसका जो वेक्टर है यानी जिसके थ्रू ये फैलता है शरीर में, वो हमारा है सैंड फ्लाई, इससे फैलता है। तो ये है ट्रिप्नोसोमा गिंगीवेलिस पूरा नाम। बहुत ही बढ़िया। कर लीजिए अगला सवाल। फ्लोराइड टूथपेस्ट इज समटाइम्स रिकमेंडेड बिकॉज फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या करता है? तो आप देखिए दांत में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकली हार्डेस्ट नोन मटेरियल, यानी कि जीवों की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कठोर, सबसे ज़्यादा मजबूत जो मटेरियल है वो एनामेल है, जो कि बना होता है किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। अब ये फ्लोराइड हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? तो ये फ्लोराइड जो है बेसिकली हमारे इसी एनामेल को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है हर चीज़ की अधिकता खराब होती है। फ्लोराइड हमारे एनामेल को मजबूत करेगा, लेकिन अगर हम एक्सेस फ्लोराइड ले लेंगे, हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड अगर अधिक मात्रा होगी तो हमें फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, हड्डियों का विकार है ये भी, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, दांत भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हमारा जो है एनामेल को मजबूत कर रहा है तो हम बहुत सारा फ्लोराइड टूथपेस्ट में यूज़ कर लें तो अच्छा होगा, जी नहीं। अधिकता हर चीज़ की खतरनाक होती है, तो ये ध्यान में हमें रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी सिक्रीट्स एंड चेंजेस प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजीन इनटू एंजियोटेंसिन, द एंजाइम इज। तो अब देखिए ये हमारा होता है किडनी, है ना, और इससे ये यूरिनरी ट्यूब निकला है और ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये हमारा है यूरेथ्रा जिसे यूरिन बाहर आता है। अब इसी किडनी के सर के ऊपर ताज लगा होता है, ठीक है, और इसी ताज को हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, है ना। हिंदी में अगर देखें तो ये कहलाता है अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये अधिवृक्क ग्रंथि रेनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, और इसी की वजह से एंजियोटेंसिन जो है, जब इस पे रेनिन का प्रभाव पड़ता है तो एंजियोटेंसिन जो कि क्या था, इनएक्टिव था, ये एंजियोटेंसिनोजेन जो इनएक्टिव था वो एंजियोटेंसिन यानी एक्टिव केमिकल में बदल जाता है, और ये हमारे शरीर में यूरिन के बनने वाली मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये था हमारा आज का ये सारा सवाल और जवाब। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कितना अच्छा लगा सेशन को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे यानी आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेंटोर के राहुल को इजाज़त दीजिए, और ऐसे ही धुआंधार और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर लीजिए। और जाने से पहले हमारे उन सभी प्रिय दोस्तों को, विद्यार्थियों को जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हमारी तरफ से, हमारे राइस स्मार्ट की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और जीवन में जो मंजिल आप पाना चाहते थे वो मंजिल पाएं। ये हमारे आपके लिए दुआएं हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।